हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हम पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस की स्टिग्मा, पोलन वॉल एंड स्टाइल इन तीनों का स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको पढ़ने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसे एक बार रिकॉल करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलन वॉल कैसी होती है। हमने पोलन वॉल का स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया था, फिर भी एक बार ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो पोलन वॉल थी वो कैसी थी, बाई लेयर्ड थी। बाई लेयर्ड मतलब दो लेयर से मिलकर बनी हुई है, आउटर वॉल और ये इनर वॉल। अब इस आउटर वॉल की बात करें, अगर इस आउटर वाली की बात करें तो ये आउटर वॉल इसे एक्साइन कहते हैं और ये स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। ठीक है, अब इस आउटर वॉल में भी दो लेयर होती है, यानी कि आउटर वॉल भी दो लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे आउटर वाली जो वॉल है आउटर लेयर की, यानी कि जो एक्साइन भी दो लेयर से मिलकर बनी है, तो इसकी जो आउटर वाली वॉल है, इसकी जो आउटर लेयर उसे सेक्साइन कहेंगे और इनर वाली को नेक्साइन कहेंगे। तो जो सेक्साइन होती है वो इस तरह से आपको दिखती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्कल्पचर्ड होंगे, यानी कि कोई ना कोई उभार या कोई ना कोई गड्ढे, किसी न किसी तरह की आकृति होगी, तो वो थोड़ी थिक होगी और इस तरह से आपको आकृति दिखेगी उसमें। लेकिन नेक्साइन एकदम स्मूथ होती है। तो जो आपको ये वाली लेयर दिख रही है ये है नेक्साइन और ये है सेक्साइन। अब जो नेक्साइन होती है वो बैक्यूला का फॉर्मेशन करती है। बैक्यूला क्या होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आउटर वॉल तक टेक्टम का निर्माण करते हैं। और ये टेक्टम क्या करती है, ये टेक्टम एरेशन के काम आती है, ताकि मतलब बीच में इसके पोर्स होते हैं जिससे कि इनके बीच में एरेशन हो सके। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है मोस्टली, ये सब मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। इसे और अच्छे से समझना है तो आप लास्ट वाली वीडियोज़ देख लीजिएगा एक बार। ये सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ में तो टेक्टम का फॉर्मेशन करती है। अब इनर वाली जो वॉल होती है, ये वाली वॉल, ये वॉल पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है। पॉलीसेक्राइड्स डिक्टियोसोम्स का मतलब डिक्टियोसोम्स जो होते हैं हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी के अंदर, जो डिक्टियोसोम्स होते हैं वो क्या करेंगे, पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। और जो ईआर होते हैं यानी कि राइबोसोम्स हैं, कौन से राइबोसोम्स, जो कि ईआर अंतःप्रद्रवी जालिका से अटैच्ड है। ठीक है, उन ईआर से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों ही मिलके इनर इंटाइन का फॉर्मेशन करेंगी। इसके बाद सबसे इनर लेयर जो होती है टेपिटम होती है। इस टेपिटम से प्रोटीन, लिपिड एंड इन सब का फॉर्मेशन होता है और ये दोनों मिलके पोलन किट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपको जो एलर्जी होती है फ्लावर से उसका मेन सोर्स होते हैं। तो ये सब लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ यहाँ पे ब्रीफिंग में इसलिए बताया है ताकि आपको याद रहे कि जो पोलन वॉल होती है बाई लेयर्ड होती है, आउटर वाली एक्साइन, इनर वाली इंटाइन। एक्साइन फिर से दो में डिवाइडेड है, सेक्साइन एंड एक्साइन। इंटाइन जो है पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन की बनी हुई है और एक्साइन जो है स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। इसके बाद में जो टेपिटम आती है सबसे इनर लेयर, वो मैच्योर होते होते पोलन की बिल्कुल रप्चर हो जाती है, लेकिन ये प्रोटीन का, लिपिड का, इन सब का फॉर्मेशन करती है। इसके साथ साथ पोलन किट का फॉर्मेशन करती है। पोलन किट क्या होते हैं, लिपिड पॉलीसेक्राइड इनके मिक्सचर होते हैं जो कि एलर्जी या फिर फ्लावर को रेजिस्टेंस देते हैं, उसको प्रतिरोधक क्षमता देते हैं ताकि वो दूसरे इंसेक्ट्स से या हर्बीवोरस से बच सके। और इससे हम जब फ्लावर को स्मेल करते हैं तो कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है या फिर स्नीजिंग वगैरह होने लगती है। चलिए मैं बता चुकी हूँ, बात करते हैं स्टिग्मा की। तो स्टिग्मा की सरफेस का भी जैसे मैंने बताया था कि स्टिग्मा की सरफेस, स्टिग्मा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे पता है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका सबसे अपर वाला पार्ट है, इसे स्टिग्मा कहते हैं। देन स्टाइल एंड देन ओवरी। स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा की जो सरफेस होती है वो इस तरह से आपको दिखती है। अब सिर्फ हम स्टिग्मा की बात करते हैं। ये सरफेस जो आपको इस तरह से दिख रही है ये यूनि लेयर ना होकर ये मल्टी लेयर होती है। अब सबसे आउटर वाली जो लेयर है, मतलब ये जो एरिया है इसका स्टिग्मा का, इस तरह से अगर हम बनाए तो इस एरिया को रिसेप्टिव एरिया कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है ये होता है रिसेप्टिव एरिया, जो कि ग्लैंडुलर होता है। तो ये जो आपको इस तरह से उभार दिख रहा है ये होते हैं ग्लैंडुलर्स, यानी कि ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जो कि पैपिलरी होती है। पैपिलरी यानी इस तरह से पैपिला का फॉर्मेशन करती है। तो आपको इस तरह से दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये वाले, ये ग्लैंड्स हैं जो कि पैपिला का फॉर्मेशन करती हैं। और ये पैपिला क्या करते हैं, ये पैपिला कुछ ना कुछ रिलीज़ करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रेशन करते हैं, जिससे कि जो इनकी आउटर सरफेस है ये कैसी रहे, नम रहे, ये गीली रहे। और ये जो गीली रहती है इसके बाद में ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पोलन सके यहाँ पे हाइड्रेटेड हो पाए। अब इसके बाद में हाइड्रेट यहाँ पर तो पैपिला का फॉर्मेशन होता है और ये पैपिला सिक्रेट करती है। इसके बाद जो सेकंड लेयर आती है, फर्स्ट लेयर कंप्लीट,
सेकेंड लेयर आती है वो होती है एक हाइड्रेट प्रोटीनस लेयर की, जो कि हमेशा हाइड्रेटेड यानी कि नम रहती है, एकदम वाटर से फुलफिल रहती है, उस लेयर को बोलते हैं पेलिकल। इसके बाद मतलब यहाँ पर अब आएगी पेलिकल। ये बिल्कुल हाइड्रेटेड रहती है यानी कि गीली रहती है, एकदम फुल वाटर से भरी हुई। अब इसके अंदर क्या है कि इसके पास में एक एंजाइम होता है एस्ट्रेज। एस्ट्रेज एंजाइम क्या करेगा, जो स्टार्च वगैरह होंगी, जो शुगर्स होंगी, उनका अपघटन कर देगा, उनको तोड़ देगा। इसके बाद में क्यूटिकल की लेयर आती है। एक क्यूटिकल की लेयर बिल्कुल स्मूथ दिखेगी इस तरह से, और उसके बाद में दूसरी क्यूटिकल की लेयर आपको इस तरह से रॉड शेप्ड के डिसकंटिन्यूस मैनर में दिखेगी। तो यहाँ पे यही है कि सबसे पहले देखिए क्यूटिकल की लेयर आएगी इससे पहले, इसके बाद में, और फिर इसके बाद में आएगी रोड शेप्ड के क्यूटिकल स्ट्रक्चर, जो कि रेडिली अरेंज्ड रखेंगे अपने आप को। अब ये हो जाता है स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब हम अगर एक्सीडेशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पे बताया था कि पेपिला कुछ ना कुछ रिलीज़ करते हैं, तो वो क्या क्या रिलीज़ कर सकते हैं, ये फिनोलिक, शुगर या प्रोटीनस, अमीनो एसिड, कोई भी कंपाउंड या इनका मिक्सचर रिलीज़ करते हैं, जिससे कि एक तो ये हाइड्रेटेड रहे और दूसरा इनका जब पोलन आए तो उनसे इंटरेक्शन कर पाए। अब म्यूकोपॉलीसेक्राइड भी रिलीज़ की जाती है, जो कि क्या करते हैं, ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ये जो पेपिलरी लेयर हैं यही सब रिलीज़ कर रही हैं। जो पेपिलरी लेयर है ये सब रिलीज़ करती हैं जितने भी फिनोलिक शुगर्स वगैरह हैं, ताकि म्यूकोपॉलीसेक्राइड रिलीज करने से यहाँ पर विस्कोसिटी बनी रहती है, यानी श्यानता बनी रहती है, ताकि कोई भी पोलन आए या फिर ये इतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता है स्टिग्मा, तो इस तरह से ये बूंद बूंद करके नीचे ना गिरे। जैसे कि आपने पानी को देखा होगा, अगर आप पानी को ढोलते हैं तो सीधे ही, या पानी गिरा देते हैं तो नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर विस्कोसिटी इसीलिए मस्ट है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेटेड रहेगा तो कुछ टाइम के बाद में ये वाटर लॉस होने लग जाएगा यहाँ से साइड से, जिसको बनाए रखने के लिए यहाँ पे म्यूकोपॉलीसेक्राइड की ज़रूरत है, ताकि ये एकदम विस्कोस रहे, श्यान रहे। जैसे कि आप शहद को देखते हैं कि उसकी जो विस्कोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो थिक रहता है, वो जल्दी मूव नहीं कर पाता। उसके साथ साथ ये जो क्यूटिकल की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है क्यूटिकल की, ये क्योंकि यहाँ पे पेपिला और जो लेयर्स होती है क्या करती है, लिपिड का सिक्रेट करती है, इसलिए क्यूटिकल का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये आपको मैं लास्ट क्लास के अंदर बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार इजी फॉर्म में बता दिया, और इस अच्छे से पढ़ना हो तो लास्ट जो वीडियो है देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल क्या था, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये स्टिग्मा हो गई। अब ये जो बचा, ये इतनी स्टिग्मा है, इसकी जितने भी लेयर थी, ये रोड शेप्ड, ये क्यूटिकल, एंड देन ये पेलिकल और ये पेपिलरी लेयर। अब इसके बाद में जो ये होलो सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर बचा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बचा है, इसे स्टाइल कहते हैं। ये स्टाइल क्या करती है, ये स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर हो सकता, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हॉलो हो सकता है। कहने का मतलब जो स्टाइल है ये एक ट्यूब लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये स्टाइल तीन तरह की होती है। एक होती है ओपन, ओपन का मतलब बिल्कुल होलो, इस तरह से आपको पाइप की तरह दिखेगा। दूसरी होती है हाफ क्लोज, हाफ क्लोज का मतलब इस तरह से एक पाइप होगा जिसके बीच में कहीं कहीं पे आपको टिश्यूज़ मिलेंगे। और तीसरी होती है क्लोज्ड, क्लोज्ड आपको बिल्कुल इस तरह से इसके अंदर टिश्यू मिलेंगे, आपको बिल्कुल जगह नहीं दिखने को मिलेगी जब आप इसका टीएस कट करें तो। अब तीनों में फ़र्क क्या है, ये वाली जो है फर्स्ट वाली ओपन, इसके अंदर जब पोलन ट्यूब के बीच में इंट्रैक्शन हुई और मान लेते हैं कि वो इंट्रैक्शन सक्सेसफुल रही, तो जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो ईजीली ग्रोथ कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, कोई भी हर्डल नहीं है, उसकी ग्रोथ फास्ट होगी, फास्ट एंड ईजी होगी। दूसरा, जब हाफ क्लोज की बात करें तो हाफ क्लोज के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह मिल जाएगी, तो कंपैरेटिवली ओपन से थोड़ी धीमे होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा फास्ट होगा इससे, सबसे जो क्लोज्ड वाली है उससे। लेकिन क्लोज्ड के अंदर क्योंकि ये बिल्कुल बंद रहेगी, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है इसका पोलन ट्यूब का, वो बहुत ही स्लो होगा, बहुत ज़्यादा स्लो होगा। उसकी वजह से इसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी कि ये बहुत टाइम टेकन होगा। तो आपको यहाँ तीनों का पॉइंट समझ में आ गया कि स्टाइल तीन तरह की, ओपन स्टाइल, हाफ क्लोज एंड क्लोज स्टाइल। इसे हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए, अब ओपन स्टाइल किस में मिलती है, ओपन स्टाइल मिलती है लीलियम के अंदर, हाफ क्लोज्ड कैक्टेसी फैमिली के अंदर, कैक्टस वगैरह जिसके अंदर है, और क्लोज्ड मिलती है दतूरा या गॉसिपियम का पास वाली फैमिली के अंदर। तो ये सब मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस। अब स्टेप्स की क्या बात होती है, तो एक बार इसे डायग्रामेटिक समझ लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही ये सरफेस है, यहाँ से ये पोलन एंथर के मेच्योर होने से ये एंथर रप्चर हुआ,
और ये पोलन फ्री हुए। पोलन फ्री होके यहाँ पर आएंगे तो ये जो स्टेप कहलाया ये कहलाया पॉलिनेशन। ठीक है, ये स्टेप कहलाएगा पॉलिनेशन। अब जैसे यहाँ पर पोलन्स आएंगे, पोलन्स आने के बाद इनके बीच में इंट्रैक्शन होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि क्या है, अगर वो कंपैटिबल होगा, कंपैटिबल यानी कि अगर वो कंपैटिबल है, उनके बीच में इंट्रैक्शन सफल हुई, अगर कंपैटिबल है तो क्या होगा, ये पोलन यहाँ पर पेलिकल और जो ये हाइड्रेटेड लेयर थी इनसे वाटर को अब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड हो जाएगा। हाइड्रेटेड का मतलब थिक हो जाएगा, उसकी जो थिकनेस है वो स्वेल हो जाएगा, थोड़ा सा इतना था उससे इतना हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रेटेड का मतलब वाटर का अब्जॉर्प्शन कर लेगा ये। अभी हाइड्रेटेड हो जाएगा, थोड़ा अच्छा खासा फूल जाएगा। इसके बाद जो इसकी आउटर वाली जो लेयर है एक्साइन वो रप्चर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम पोलन की बात करते हैं। थिक हो गया क्योंकि हाइड्रेटेड हो गया तो इसकी जो एक्साइन है वो क्या होगी, रप्चर हो जाएगी। उसके रप्चर होने से इंटाइन जर्म पोर से इस तरह से बाहर आ जाएगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। जर्म ट्यूब बनाएगी सबसे पहले और बाहर आ जाएगी। इसके बाद में ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा की सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए यानी कि भेदते हुए अंदर की तरफ आएगी। तो इसे हम अब यहाँ समझते हैं कि अब ये पोलन ट्यूब इस तरह से अंदर आएगी। और अगर यहाँ तक कंपैटिबल हो चुका था तो अगर ये कंपैटिबल होगा तो इसकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी, और अगर नहीं होगा तो इसकी ग्रोथ किसी भी स्टेप पर रुक सकती है। ये सब कुछ पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के अंदर होगा। तो इसे एक बार स्टेप से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि पॉलिनेशन में क्या था, पोलन्स का स्टिग्मा तक आना। पोलन्स का स्टिग्मा तक आना पॉलिनेशन था, और वो बहुत सारे टाइप के थे जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कुछ बायोटिक और कुछ एबायोटिक के थ्रू, और सेल्फ एंड क्रॉस। क्योंकि हम यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो जब भी है, चाहे सेल्फ है चाहे क्रॉस है, अब जैसे ही पोलन ट्यूब तक मतलब पोलन स्टिग्मा तक आए, पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ, अब पोलन स्टिग्मा की सरफेस पे अडेशन होगा। अडेशन का मतलब चिपक जाएंगे, क्योंकि वो आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ना गिरें, इसलिए वो वहाँ पर थोड़ा अडहेयर होने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे अडहेशन होगा। उसके बाद में पोलन हाइड्रेट होंगे। पोलन हाइड्रेट क्यों होगा, पोलन हाइड्रेशन होगा मतलब पोलन की जो वॉल है वो वाटर को अब्जॉर्ब करेगी। क्या होता है हाइड्रेशन का मतलब, पोलन हाइड्रेशन का मतलब कि जो वॉल है, जो ये पोलन है, ये क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, इसके अंदर पानी जाएगा, जिससे कि ये थोड़ा स्वेल हो जाएगा। तो ये हो गई पोलन अडेशन। इसके बाद में जब पोलन थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा, इसके बाद इसके अंदर रप्चर होगा। रप्चर क्या होता है, मतलब टूटना। और रप्चर क्या होगी, एक्साइन रप्चर होगी, इंटाइन जर्म ट्यूब की फॉर्म में बाहर आएगी। जैसे कि ये एक्साइन थी, ये रप्चर हो गई, और इंटाइन इस तरह से जर्म ट्यूब की फॉर्म में बाहर आएगी। अब ये जो जर्म ट्यूब बनी, ये जो पोलन, यही आगे जाके पोलन ट्यूब कहलाएगी। और ये कहाँ से आई, ये एक्साइन और ये इंटाइन, कि यहाँ पर जो एक जर्म पोर होता है वहाँ से ये बाहर आएगी। अब जब ये बाहर आएगी तो इसे कहेंगे पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन होगा, इस स्टेप को पोलन जर्मिनेशन कहेंगे, जो एक्साइन और इंटाइन रप्चर होकर जब जर्म ट्यूब बाहर आएगी। तो इसके बाद पोलन ट्यूब एंट्री इनटू स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि अब ये जो स्टिग्मेटिक सरफेस है इस पे पोलन ट्यूब आई, तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टिग्मा में एंट्री होगी। अब स्टिग्मा में एंट्री डिपेंड करती है कि अगर कंपैटिबल है, कंपैटिबिलिटी है दोनों के बीच में, तभी स्टिग्मा में एंट्री को
पॉसिबल होगा, मतलब एंट्री को फ़ायदा होगा या एंट्री को एनहेंसमेंट मिलेगी, आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि पोलन के पास भी कुछ सब्सटेंस है, कुछ कंपाउंड है, जिसमें स्पोरोपोलिन उसकी आउटर वॉल, इनर वॉल पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन की, ये सभी प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड अमीनो एसिड्स पोलन के, एंड स्टिग्मा के पास भी कुछ प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं एंड पॉलीसेक्राइड्स वगैरह है। इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगी और अगर कंपैटिबल होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, तब इनके बीच में इंट्रैक्शन सक्सेसफुल होगी और तब स्टिग्मा एग्री करेगी कि हाँ ये पोलन जर्मिनेट हो सकता है। तब ये पोलन ट्यूब बाहर आएगी और स्टिग्मा को रप्चर करेगी। सबसे पहले ये स्टिग्मा की जो ये आउटर वाली सरफेस थी इसको रप्चर करेगी। इसके बाद सबसे पहले जो आउटर वाली सरफेस का नाम क्या था, पैपिलरी सरफेस। इसके बाद पेलिकल को रप्चर करेगी जो कि एक हाइड्रेटेड थी। इसके बाद में क्यूटिकल एंड देन क्यूटिकल के बाद में रोड से जो डिसकंटिन्यूस क्यूटिकल थी उसके बीच से होते हुए ये स्टाइल के अंदर एंट्री करेगी। अब यहाँ तक आपको पॉइंट समझ आ चुके होंगे कि पोलन ट्यूब स्टिग्मा को भेदते हुए अंदर आएगी। तो यही ये पोलन ट्यूब की एंट्री होगी स्टिग्मा के अंदर। अब यहाँ पर पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि जो स्टिग्मा के अंदर एंट्री है वो मैं बार बार बता रही हूँ कि जैसे ही पोलन आएगा स्टिग्मा के ऊपर ये सबसे पहले हाइड्रेटेड होगा वाटर को अब्जॉर्ब करके, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी सरफेस है बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर रही है और वो वाटर विस्कस फॉर्म में होता है कि वहीं के वहीं प्रेजेंट होता है। उस विस्कस वाटर को पोलन एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा और फूलने से उसकी भित्ति टूट जाएगी, वॉल टूट जाएगी और उसके अंदर से जर्म ट्यूब निकलेगी जर्म पोर के थ्रू। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ। इंट्रैक्शन होगी तब आगे का प्रोसेस होगा कि पोलन ट्यूब अब ग्रोथ करे कि नहीं करे, और अगर वो ग्रोथ कर गई, स्टिग्मा ने उसको हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है ये कंपैटिबल है मेरे अकॉर्डिंग, तब वो आगे ग्रोथ करेगी। अब स्टाइल की बारी आएगी। स्टाइल क्या करेगी कि अगर वो कंपैटिबल है तो उसे वो पूरा ओव्यूल तक जाने देगी, ये जो ओव्यूल है यहाँ तक आने देगी। लेकिन अगर इसको कहीं भी लगा, स्टाइल को किसी भी स्टेप पे लगता है या कहीं कितनी भी दूरी पे लगता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, या फिर ओव्यूल से मिलते हैं इसको सिग्नल कि ये कंपैटिबल नहीं है, तब स्टाइल क्या करेगी, स्टिग्मा से जो पोलन ट्यूब आ रही थी इसको वहीं रोक देगी। और रोकने के बाद इसकी ग्रोथ को, इसकी स्टाइल के अंदर भी क्या होते हैं कुछ ना कुछ, जो स्टाइल की वॉल है ये भी देखिए, जो ये स्टाइल होती है इसकी जो ये वॉल होती है, ये वाली वॉल, ये भी कुछ ना कुछ प्रोटीन से और कुछ ना कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जितने भी हैं ये क्या करते हैं, ये एनहेंस भी करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं। एनहेंस का मतलब बढ़ावा देना और इनहिबिट का मतलब रोकना, कि अगर कंपैटिबल है तब तो ये एनहेंस करेंगे, और अगर कंपैटिबल नहीं है तो ये उसको रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे, और है तो ये उसको प्रमोट करेंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर चलता है। तो अगर स्टाइल को किसी भी टाइम पर लगता है कि पोलन ट्यूब नहीं है तो ये उसको उसी समय रोक देगी और उसके आगे की ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद धीरे धीरे करके वो पूरी ही पोलन ट्यूब डीजनरेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और वहाँ से हट जाएगी। उसके बाद दूसरा पोलन आएगा, वो अगर कंपैटिबल हुआ तो वो जर्मिनेट होगा। अब एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि एक स्टिग्मा पर बहुत सारे पोलन आते हैं, जर्मिनेट भी हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक पोलन ट्यूब स्टिग्मा ओव्यूल तक पहुँचती है। और ओव्यूल तक भी चलिए 2 पहुँच गई तो सिर्फ एक ओव्यूल को रप्चर करके फर्टिलाइजेशन करेगी। इतनी सारी जो पोलन ट्यूब अंदर बनेंगी वो सारी धीरे धीरे करके डीजनरेट हो जाएंगी। सो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इसे ही कहते हैं। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ की जो आगे का है कि पोलन ट्यूब ग्रोथ करके स्टाइल के अंदर अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगी, इसके बाद ये एंट्री करेगी इसके अंदर ओव्यूल के अंदर।
एंड एम्ब्रियोसेक के अंदर। तो सिंपल सी चीज़ कि जब ये इस तरह से ग्रोथ करते हुए आई, अब यहाँ पर जो ये ओव्यूल बना है, ये हो गई एंटीपोडाल सेल, ये हो गया एग एपरेटस और ये है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो ये यहाँ से एंट्री करेगी सिनर्जिड्स के थ्रू, सहायक कोशिका के थ्रू। ये जो है ये सिनर्जिड्स हैं। एक सिनर्जिड तो सबसे पहले जब ये एंट्री कर रही होती है तभी एज अ सिग्नल रप्चर हो जाती है। अब सिनर्जिड्स के अंदर क्या होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस इसको हेल्प करते हैं कि यहाँ से एंटर करो। इसके बाद सिनर्जिड्स में एंटर होते ही ये एग ट्यूब के पास जाएगी और ये जो पोलन ट्यूब है ये आगे से रप्चर हो जाएगी, आगे से फट जाएगी और अपने दोनों ही मेल गैमेट्स को फ्री कर देगी। यहाँ तक का पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा आई थिंक। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जैसे ही पोलन ट्यूब, जो ये पोलन ट्यूब थी, निकलती है तो एक पोलन के पास कितने, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लासेस के अंदर कि एक जो पोलन होता है उसके पास 2 सेल्स होती हैं। 2 सेल्स कौन कौन सी थी, एक थी जनरेटिव और एक थी वेजिटेटिव। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, साइज़ में लार्ज होती है, लेकिन जनरेटिव स्मॉल होती है। ये जनरेटिव सेल बाद में लेंस शेप की होकर इस वेजिटेटिव सेल के अंदर ही फ्लोट करने लगती, तैरने लगती। तो आपको इस तरह से ये सेल दिखाई देती है। अब इस जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, जो इस सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आगे जाके डिवाइड होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। एक सेकेंड, इसके अंदर डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। सॉरी, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होगा माइटोसिस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नंबर इंक्रीज होंगे। मियोसिस पहले ये जब टेट्राड बने थे पोलन तब हो चुका था, तो यहाँ पे माइटोसिस होगा। अब ये जो न्यूक्लियस हैं ये 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। इसके बाद ये न्यूक्लियस धीरे धीरे अपने आप को ग्रोथ करते करते इस तरह से बना लेंगे और ये अभी भी कनेक्टेड वे में रहेंगे। जब जर्म ट्यूब बनती है रप्चर होने के बाद, तो सबसे पहले ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियस, कौन सी, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो आएगा सबसे आगे और उसके पीछे होंगे दोनों ही जर्म ट्यूब के। जर्म ट्यूब में दोनों ही ये जो मेल गैमेट्स हैं या मेल न्यूक्लियाई हैं ये इनके पीछे होंगे। तो ये जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। ये सिर्फ आपको एक बार समझाने के लिए यहाँ क्या होगा कि सबसे आगे होगा ट्यूब न्यूक्लियस, उसके पीछे होंगे 2 मेल न्यूक्लियाई और उसके बाद ये मेल न्यूक्लियाई जैसे ही इसके अंदर एंट्री करेंगे तो दोनों ही मेल न्यूक्लियाई फ्री हो जाएंगे, एक एग से और दूसरा एम्ब्रियोसेक से, जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई था। क्या था यहाँ पर, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, इससे फ्यूज़ होगा जिससे कि आगे जाके एंडोस्पर्म बनेगा और इस एग से एम्ब्रियो। तो ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझाना कंप्लीट होता है कि क्या होगा। तो जो ये ओव्यूल से और एम्ब्रियोसेक से जो इनका फर्टिलाइजेशन होगा इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जब हम इसे पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। चलिए, यहाँ तक आपका जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है कंप्लीट होता है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर यहाँ तक के स्टेप आते हैं, ये स्टेप फर्टिलाइजेशन के आ जाते हैं, लेकिन लिखना हमें पूरा होता है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपकी ख़त्म होता है पूरा। चलिए, अभी लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए साथ साथ। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू।